नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के लिए हम लोगों की लड़ाई जारी है और देखना है कि तारीख क्या आती है और उस तारीख पे हमें किस तरीके से अपना प्रदर्शन करना है। वर्णमाला का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उसके अंदर रह गए थे, तो हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि जब हम लोग उसके MCQs सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर उन पर आधारित हम क्वेश्चन लेते आएंगे और उन क्वेश्चंस के आधार पर जो है उनकी जो बारीकियां हैं वो भी हम आपको समझा देंगे, बता देंगे। तो चैप्टर पीछे की जो सारी क्लासेस जो अपलोड हो चुकी हैं, अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को देखिएगा, उन्हें बिल्कुल से कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। उसके बाद इन MCQs पर आप आइए और एक एक MCQs को हम पूरा बहुत अच्छे से हम समझाएंगे कि पीछे का पूरा रिवीजन भी आपका होता जाएगा। तो अगर आप पहले से अगर उन्हें याद करके रखेंगे ना तो इन MCQs का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास तक पहुँचाइए, उन्हें बताइए कि वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप भी जुड़िएगा और सबसे जुड़ने का आग्रह भी कीजिएगा। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट के नाम पर केवल आपकी मेहनत, आपका समर्पण, आपकी तन्मयता हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि वर्ण किसे कहते हैं। हमने आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया था और पहली क्लास में ही इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि वर्ण किसे कहते हैं। शब्द को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं या अखंडित शब्द को कहते हैं। एक चीज आप समझ लो कि वर्ण की यहां पे बात हो रही है, वर्ण की यहां पर बात हो रही है, ठीक है ना। वर्ण की, तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ध्वनि के बाद की प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर हमें ऑप्ट करना है। तो ध्वनि और वर्ण में अगर देखा जाए तो एक मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? कि जो मौखिक स्वरूप है वो ध्वनि है और उसी मौखिक स्वरूप को जब हम क्या करते हैं, एक आकृति में ढाल देते हैं, एक लिपि में ढाल देते हैं, तो वो क्या कहलाने लगता है? वर्ण कहलाने लगता है, ठीक है ना। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। बात आई समझ में? मूलभूत अंतर की अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि और वर्ण में फिर सिर्फ फर्क कितना है कि ध्वनि उच्चरित रूप है, मौखिक रूप है, और वर्ण क्या है? लिखित रूप है। हमने कहा आ, तो ये क्या हो गया? ध्वनि हो गई, और हमने लिख दिया आ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ण हो गया आपका। दोनों में फर्क समझ में आ गया। लेकिन वर्ण है क्या? ध्वनि ही है वर्ण, ठीक है। और वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, बताया था हमने। यानी कि अक्षर जो जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो, यानी कि अनाशवान। बात क्लियर हो गई ना? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि वर्ण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? हमने आपको बताया था कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन जब ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यानी कि अगर उच्चारण के रूप में, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की अगर लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो वो ध्वनि होती है। लेखन की दृष्टि से यदि आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो वर्ण होती है। और हमने आपसे कहा था कि चारों ऑप्शन में हमें ये चेक करना है कि अगर वर्ण और ध्वनि दोनों आते हैं तो फिर हमारा आंसर ध्वनि होगा। अगर वो पूछता है भाषा उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भी हमारा आंसर ध्वनि होगा। अगर वो कहे लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा वर्ण। लेकिन अब उसने कहा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है और इसमें ध्वनि का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? वर्ण हमारा आंसर हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। बात आई समझ में? इन सारी चीजों को सीखने के लिए आपको पुरानी क्लासेस में जाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे हम अगर बात करते हैं, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? स्वर और व्यंजन के बीच में माना गया है, ना तो वे स्वर हैं और ना ही वे व्यंजन हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। अनुस्वार और विसर्ग यानी कि अंग और आह, ये दोनों अयोगवाह वर्ण हो गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से अयोगवाह वर्ण हैं, तो आपको ऐसे बताने पड़ेंगे,
बात आई ना समझ में। ऊष्म की अगर हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों प्रकार के सा होते हैं और उनके साथ में हा होता है। अनुस्वार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? अंग होता है और ये चंद्र बिंदु वाला भी अंग होता है, ठीक है। अंतस्थ की अगर हम बात करें तो क्या होता है? या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। बात क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया है कि अंग और आहा यानी कि अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। और ये अयोगवाह क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये स्वरों के अंत में अवश्य लग जाते हैं, लेकिन ना तो ये स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। कहीं कहीं आपको अंग और आहा स्वरों के साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें स्वर नहीं माना गया है, क्योंकि ना तो ये स्वर के साथ में आते हैं और ना ही व्यंजन के साथ में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। बात आई समझ में? तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चा वर्ग का उच्चारण। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो हमने उच्चारण में जो मुंह के भाग हैं उसके आधार पर हमने आपको भेद बताए हुए हैं। तो ओष्ठ की अगर हम बात करें तो ओष्ठ में क्या होता है? पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है, ठीक है ना। पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण होता है। मूर्धा की अगर हम बात करें तो टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है और साथ में षटकोण वाले सा का भी उच्चारण इसी से होता है, मूर्धा से। बात समझ में आ रही ना? ये बिल्कुल से हम लोगों को याद रखने हैं। ये सारी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप वो सारी चीजें याद करके यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, और थोड़ा बहुत जो मिस हो रहा होगा वो यहां से पूरा कवर हो जाएगा। तालु की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है आपका चा वर्ग, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा तालु का। और कंठ वर्णों की अगर हम बात करते हैं तो का से कंठ होता है और का से का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो कंठ से हम किसका उच्चारण करते हैं? का वर्ग के वर्णों का उच्चारण हम करते हैं कंठ से। तो बात क्लियर हो गई कि ओष्ठ से किसका करते हैं? पा वर्ग का उच्चारण करते हैं। मूर्धा से टा वर्ग और शा का उच्चारण करते हैं। तालु से चा वर्ग का करते हैं और कंठ से का वर्ग का करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? स्वरों के हमने 3 भेद हमने आपको बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर हो गए, ठीक है ना। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, आई। इनमें ओ, औ, ए, आई संयुक्त स्वरों के रूप में भी रखे जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इन्हें अलग कर दिया जाता है कुछ विभाजनों के आधार पर, तो ये भी आप नोट कर सकते हो पॉइंट। और प्लुत स्वर की अगर हम बात करें तो वहां पे 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे कहते हैं ना कि ओमकार की जब ध्वनि निकलती है, ओम, जब इतना लंबा जब हम बोलते हैं, 3 मात्रा का जब हम समय लेते हैं या 2 मात्रा से अधिक का समय लेते हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से करते हैं? जैसे मान लो लिखा हुआ है ओम, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसे हम प्रदर्शित कर देते हैं, या इस तरीके से भी प्रदर्शित कर देते हैं। इस तरीके से प्रदर्शित हम कर देते हैं। बताइए समझ में? तो तीनों प्रकार के स्वर हमने आपको बता दिए। उसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर की बात कर रहा है तो हमें पता है कि ये छोटा आ जो है ये कौन सा होता है? ये होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। छोटा आ ह्रस्व स्वर होता है, तो ये दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी ओ, बड़ा आ, औ, ये तीनों दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आते हैं। उसमें ओ, औ, ए, आई को भी हम कभी कभी क्या करते हैं? संयुक्त स्वर में भी हम काउंट करते हैं, जहां पे हमें आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो एक क्या होता है होठों की स्थिति के आधार पर? एक तो बोलने पर होठों का आकार गोल हो जाता है, और एक बोलने पर क्या होता है? थोड़ा दीर्घ वलयाकार हो जाता है, और एक बोलने पर एकदम फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये वृत्त हो गए, और ये दोनों क्या हो गए? अवृत्त हो गए। तो एक क्या हो गया? वृत्तीय स्वर हो गए, ठीक है ना, और एक क्या हो गए? अवृत्तीय स्वर हो गए। बात आई समझ में? वृत्तीय स्वरों को हम क्या बोल देते हैं? वर्तुल भी बोल देते हैं, वर्तुल स्वर, ठीक है ना।
और इसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति को हमने दो हिस्से में हमने बांटा, एक हो गया अर्धवर्तुल, ठीक है ना, और एक क्या हो गया, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम प्रसृत कह देते हैं, सहज कह देते हैं, या अवर्तुल कह देते हैं, ठीक है ना। तो हमने तीनों प्रकार के हमने आपको बताए हैं कि वर्तुल, अर्धवर्तुल, प्रसृत, सहज या अवर्तुल। बात आई है समझ में। तो जिसमें हमारा मुंह सबसे ज्यादा गोल हो जाता है वो हो जाता है, जैसे मान लो वर्तुल की अगर हम बात करें तो अगर हम स्वरों को अगर हम बोलेंगे तो ओ, आओ, उ, उ, तो ये गोल हो रहा ना मुंह, ठीक है ना। अर्धवर्तुल में क्या आ रहा है, आ रहा है, ई, ए, आई किस में आ रहे हैं, अवर्तुल में आ रहे हैं। बात आई समझ में। तो दो प्रकार के हमारे होते हैं, कौन कौन से, वृत्ति और आवृत्ति। उसमें वृत्ति को वर्तुल कह देते हैं और आवृत्ति के दो भाग हो जाते हैं, अर्धवर्तुल हो जाता है, प्रसृत, सहज या अवर्तुल हो जाता है, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, किसी किसी क्वेश्चन में कह देगा कौन सा वर्तुल स्वर है, कौन सा अर्धवर्तुल है, कौन सा प्रसृत, सहज या अवर्तुल है। तो इस हिसाब से आपको याद रखने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सारे हमने आपको बताए हैं और पूरी हमने आपसे कहा था कि टेबल आप अपने पास रखेंगे, पूरी वर्णमाला की टेबल अपने पास रखेंगे और उसके बाद आप ये बता पाएंगे कि इनमें कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, ठीक है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण की अगर हम बात करेंगे तो अल्प प्राण वर्ण आपके हो जाते हैं 1, 3, 5 स्वर और अंतस्थ, ठीक है। 1, 3, 5 समस्त स्वर और समस्त अंतस्थ, ठीक है ना। 1, 3, 5 क्या हो गए, जो 5 वर्ग हैं हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उनके पहले, तीसरे और 5वें वर्ण, उसके बाद समस्त स्वर और समस्त अंतस्थ व्यंजन। स्वर कौन कौन से हो गए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, औ, ये स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हो गए, या, रा, ला, वा। बात आई है समझ में। तो ये सारे क्या हैं, ये अल्प प्राण हैं। और जब ये अल्प प्राण हैं तो हम इसमें देखें कि ये स्वर आ गए, मान लो छोटा, बड़ा, ठीक है, ये हो गया 1 और 3, ये भी हो गया, था, धा, पाभा हटा दो। यानी कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया है, इसे पूछना चाहिए था कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अगर व्यंजन पूछता तो हमारा बी आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि इसने वर्ण की बात करी तो वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या हो गए, ये तो हो गए स्वर छोटा और बड़ा, और का, गा क्या हो गए, ये का वर्ग के पहले और तीसरे अक्षर हो गए। और हम यहां पे देख रहे हैं कि 1, 3, 5 और सारे स्वर ये अल्प प्राण में आते हैं। तो क्वेश्चन लिखने में अगर इसने गलती कर दी तो हमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और पेपर में अगर इस तरीके का आएगा तो दोनों ऑप्शन के आंसर दिए जाएंगे, ठीक। तो अल्प प्राण आपको पता लग गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, समस्त स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ये अल्प प्राण हो गए। महाप्राण की अगर बात करें तो क्या क्या बच रहा है, 1, 3, 5 इसमें हो गया, तो 2 और 4 महाप्राण हो गया। स्वर सारे हो ही गए, अंतस्थ हो ही गए, ऊष्म और बचे हैं, तो ये क्या हो गए, ये महाप्राण हो गए। बात आई ना समझ में। 1, 3, 5 स्वर अंतस्थ अल्प प्राण, 2, 4 ऊष्म, ये क्या हो गए, ये हो गए महाप्राण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। देखिए नवीन विकसित ध्वनियां, ये हमने आपको अपनी रेगुलर क्लास में नहीं बताया है। अगर आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आप कहेंगे कि सर उसमें ये चीज़ नहीं बताई गई। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें छूट गई हैं उन्हें हम अपने जो MCQs हैं उनके अंदर क्वेश्चन के रूप में कवर करेंगे और छोटी छोटी जानकारियाँ उनके अंदर देते रहेंगे। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ क्या हैं, जो अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में जोड़ दी गई हैं, वो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। और ध्वनि क्या होते हैं, लिखित रूप में वर्ण कहलाते हैं। तो हमें पता है कि खा और जा, ठीक है ना। लेकिन जब इसमें हमने लगा दिया ये नुक्ता, आप देख रहे होंगे
इसे बोलते हैं नुक्ता। जो नीचे छोटी सी बिंदी लगी है, नुक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये नवीन विकसित ध्वनियां हो जाएंगी, ठीक है ना। ये अरबी फारसी से हमारे यहां आ गई हैं। जैसे खा अलग होता है और जब हम नुक्ता लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं खा, ठीक है ना। खम्स, खातून, तो हम क्या बोल रहे हैं, नुक्ता लगा के जब हम खा बोल रहे हैं तो हम उसे खा नहीं बोल रहे हैं, फिर हम उसे खा बोल रहे हैं, थोड़ा नजाकत से बोल रहे हैं, उसे खा बोल रहे हैं, ठीक है ना। जा की अगर हम बात करें तो जा अलग हो गया, ठीक है ना। एक हमने लिखा जालिम, ये बोलेंगे जालिम, और इसे जब हमने नुक्ता लगा दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, जालिम। बताइए समझ में। तो ये क्या है, ये अदब की भाषा है। तो नुक्ता क्या है, बाहरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो नुक्ता लगे हुए जो वर्ण हो जाते हैं, जो ध्वनियां हो जाती हैं, वो नवीन विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। और ये जो नीचे की बिंदी है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो जिन ध्वनियों में नुक्ता लगा होगा वो भी नवीन विकसित ध्वनियों की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शा, सा, शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अब आप देखो, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ये सारे वर्गीकरण हमने आपको पढ़ाए हैं। अब आप कहोगे कि सर प्रकंपी तो हमें नहीं पढ़ाया, कि प्रकंपी क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रकंपी हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने आपको लुंठित पढ़ाया है, लुंठित। और लुंठित वर्ण कौन सा है, रा। बात आ गई ना समझ में। जो प्रकंपी है वही लुंठित है। तो पेपर में अगर आपसे प्रकंपी पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि हमें तो प्रकंपी पढ़ाई ही नहीं गया। तो क्या होता है कि जो प्रकंपी क्या है, जो लुंठित है वही प्रकंपी है। बात आई ना समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पर्शी वर्णों की, कि स्पर्शी वर्ण कौन से हैं। तो देखिए, चा वर्ग को छोड़ दो, 4 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। बात क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे, चा वर्ग को हम छोड़ देंगे, चा वर्ग को हम छोड़ देंगे, और बाकी के ये जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्ग हैं, इनके हम 4 वर्ण ले लेंगे। का वर्ग का का, खा, गा, घा, ठीक है ना। पा वर्ग का पा, फा, बा, भा। टा वर्ग का टा, ठा, डा, ढा, और ता वर्ग का ता, था, दा, धा, ठीक है। पंचमाक्षर नहीं लेंगे, 5वें वर्ण नहीं लेंगे, केवल 4 वर्ण ले लेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके स्पर्शी हो जाएंगे। का वर्ग से पा वर्ग तक, साथ में क्या है, चा को छोड़कर 4 वर्ण जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा संघर्षी की अगर हम बात करें तो ये आ गए आपके ऊष्म व्यंजन सा, सा, साहा, ये आपके संघर्षी हो जाएंगे, ठीक है ना। और स्पर्श संघर्षी की अगर हम बात करने लगे तो हम क्या करेंगे कि ये चा जो हमने छोड़ा है ना, ये आपका स्पर्श संघर्षी हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसका क्या करेंगे कि अंतिम वर्ण जो है वो हम छोड़ देंगे, इसका चा, छा, जा, झा हम लेंगे, इया हम छोड़ देंगे। बात आ गई समझ में सबको बहुत अच्छे से, कि प्रकंपी क्या होता है, लुंठित होता है। और लुंठित वर्ण कौन सा है, रा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्पर्शी कौन से होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके 4 वर्ण ले लो, यानी कि 5 वर्ग जो हैं उनमें चा वर्ग को छोड़ दो, और बाकी के जो वर्ग बचे उनमें 4 वर्ण ले लो, वो क्या हो गए, स्पर्शी हो गए। और स्पर्शी के साथ में जो हमने संघर्षी लगा दिया, स्पर्श संघर्षी, तो क्या हो गया, जो चा वर्ग हमने छोड़ा था उसके 4 वर्ण ले लो, वो स्पर्श संघर्षी हो गए। और संघर्षी की जब हम बात करें तो जो ऊष्म व्यंजन है सा, 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 हा, ये हमारे क्या हो गए, ये संघर्षी व्यंजन हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा घोष या सघोष वर्ण है।
देखिए अघोष सघोष हमने आपको बताए थे, ठीक है ना। अघोष और सघोष, जैसे अभी हमने आपको अल्प प्राण महाप्राण बताए, और इन सघोष को ही हम घोष कहते हैं। यह भी ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में घोष पूछ लेता है। तो अघोष कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ठीक है ना, का वर्ग से पा वर्ग तक पहला और दूसरा वर्ण प्लस हा को छोड़कर ऊष्म व्यंजन। हा नहीं लेंगे ऊष्म व्यंजनों में, सा 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 तीनों प्रकार के सा ले लेंगे, हा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये अघोष हो गया। अब सघोष की हम बात करें तो 1 2 जो हमने यहां ले लिए तो 3 4 5 हम यहां ले लेंगे। हा हमने यहां छोड़ दिया था तो हम यहां पे हा ले लेंगे, और यहां पे हमने अंतस्थ व्यंजन नहीं लिए थे तो हम क्या करेंगे? अंतस्थ व्यंजन ले लेंगे। बात आ गई ना समझ में? तो ये हमारे हो गए घोष या सघोष वर्ण। बात क्लियर? अब आप देखो कि सघोष की बात कर रहा है 3 4 5, खा क्या हो गया? 2, चा क्या हो गया? 1, पा क्या हो गया? 1, ठीक है। और ये रहा हा, तो हा तो हमें लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर हमने छोड़ दिया था, तो हा तो इसके अंदर आता है ना सघोष के अंदर, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्यंजन शा का उच्चारण स्थान क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं और उसकी व्याख्या में हम आपको बता चुके हैं। तालु की अगर हम बात करते हैं, तालु की अगर हम बात करते हैं तो तालु में हमारा क्या आ जाता है? चा वर्ग के उच्चारण आ जाते हैं, चा छा जा झा इया, ठीक है ना। कंठ में हमारे क्या आ जाते हैं? का वर्ग का उच्चारण आ जाता है कंठ में। दंत में क्या आता है? दांतों की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दांतों में भी 2 प्रकार से होता है, एक दंतोष्ठ होता है, ठीक है ना। देखो दंत की बात अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा? ता वर्ग आ जाएगा, यहां पे दंत में ता वर्ग आ जाएगा। और रही बात मूर्धा की, तो मूर्धा में हमने आपको बताया था कि टा वर्ग आ जाएगा, और टा वर्ग के साथ में आपका षटकोण वाला सा आ जाएगा। तो सा की ये बात कर रहा है ना, तो मूर्धा में टा वर्ग तो आता ही है, सा भी आता है, तो मूर्धा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।